हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो हम कंटिन्यू करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज को। और आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल में हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के द्वारा कवर करने वाले हैं। दिस इज मी राहुल अग्रवाल गाइज, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये एमसीक्यूज और यहाँ पे जो भी मैं कंटेंट ऐड करता हूँ वो पसंद आते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी देख सकते हैं जहां आपको पीडीएफ और बाकी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये पूछा था कि द फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन विच ईयर। तो काफी सारे आंसर्स आए हैं 26 जनवरी के लिए भी। दोस्तों सही उत्तर होगा इसका 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन हेल्ड किया गया था। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। महात्मा गांधी was one of the most important member of the Constituent Assembly. In 1935, the Indian National Congress for the first time officially demanded a Constituent Assembly. तो देखिए, Constituent Assembly की डिमांड को लेके ना डाउट्स रहते हैं। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ऑफिशियली पहली बार एम.एन. रॉय ने डिमांड की थी। नहीं दोस्तों, एम.एन. रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो सामने रखा था। ठीक है, ऑफिशियली पहली बार कांग्रेस ने डिमांड की थी 1935 में, ये याद रखना आप। ठीक है, पहली बार। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे ही नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। ओके, तो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ सोवरेन बॉडी। नाउ सोवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। सोवरेन का मतलब होता है कि आप जो चाहे डिसीजन ले सकते हो। आज इंडिया एज अ कंट्री जो चाहे डिसीजन ले सकता है, क्योंकि हम किसी के अंडर नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सोवरेन बना दिया। सोवरेन बनाने का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह पावर दे दी गई कि अब आप जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहो वैसा बना सकते हो। ठीक है, आपको कोई दबाव नहीं होगा, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपको ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, यह आपका देश है भैया, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एम्पावर्ड द असेंबली टू ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। बहुत सही बात है। देखो, अब भाई 1947 एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक सोवरेन बॉडी तो बना दिया, लेकिन साथ ही साथ सोवरेन बॉडी के साथ इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह पावर भी दी कि भैया अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए गए किसी भी लॉ को चेंज कर सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है। देखो, अभी तक क्या हो रहा था, 1947 से पहले क्या हो रहा था कि इंडिया से रिलेटेड सारे लॉ ब्रिटिशर्स बना रहे थे ना। हमने इतने सारे एक्ट्स पढ़े हैं, चाहे वो 1919 का एक्ट हो, 1935 का एक्ट हो, 1909 का एक्ट हो, तो वो सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए गए थे भारत से रिलेटेड। तो अब इस एक्ट में ये बोला गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन सारे एक्ट्स के किसी भी लॉ को खत्म भी कर सकती है, चेंज कर सकती है, उसकी जो इच्छा है वो कर सकती है। ठीक है, तो ये पावर देना तो जरूरी था ना। अगर ये पावर नहीं दिया होता तो फिर आजादी का मतलब क्या होता? फिर अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही लॉ इंडिया में लागू रह रहे होते उसी तरीके से, तो फिर इंडिया आजाद का मतलब क्या होता? ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। दोनों स्टेटमेंट सही है। Who was the chief draftsman of the constitution in the constituent assembly? तो देखो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बी आर आंबेडकर की तरफ जाएंगे, लेकिन वो गलत आंसर होगा। डॉक्टर बी आर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। चीफ ड्राफ्ट्समैन थे एस एन मुखर्जी, याद रखना हमेशा। ठीक है, एस एन मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। करेक्ट आंसर इज सी। दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने।
The final draft of the constitution was introduced by Jawaharlal Nehru on 4th November 1948. The second reading of the constitution started on 15th November 1948. तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल ड्राफ्ट था, मतलब कि भाई ड्राफ्ट को हिंदी में कहा जाता है मसौदा, कि भाई चलो अब ये ड्राफ्ट बन गया है, अब इसके ऊपर डिस्कशन होगा, अमेंडमेंट्स होंगे और फाइनली इसको पास किया जाएगा। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल ड्राफ्ट था वो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वही थे, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। पहला स्टेटमेंट गलत है, हालांकि डेट करेक्ट है, डेट 4 नवंबर 1948 ही थी, लेकिन इंट्रोड्यूस किसी और ने किया था। द सेकेंड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड ऑन 15th नवंबर, बिल्कुल सही, ठीक है। 4th नवंबर को फर्स्ट रीडिंग, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। देखो, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल का मतलब होता है बिल को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई ये फलाना फलाना बिल है, उसके बाद आती है सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में आप उस बिल के हर एक पहलू पे चर्चा करते हो, हर एक पॉइंट पे, क्लॉज पे डिस्कशन करते हो। तो सेकेंड रीडिंग जो थी ड्राफ्ट की, वो स्टार्ट हुई 15th नवंबर। इज दैट क्लियर? 1948। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट। सो करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का होगा बी। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946. Muslim League won less than 20 seats. The Indian National Congress won 208 seats. Independents and small groups got 15 seats. देखो, जो इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जुलाई अगस्त 1946 में, उसमें मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। तो लेस देन 20 का तो कोई मतलब ही नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत है। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, बिल्कुल सही। और जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, निर्दलीय जिसे हम कहते हैं, उन्हें 15 सीटें मिली थी, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। इसका मतलब आपको ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स भी दोस्तों याद रखनी होंगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। और अभी तक अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जरूर कर लीजिए इसी चैनल में, जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। कीप लर्निंग गाइस, सब्सक्राइब जरूर करें। और अब एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है। सो एडमिट कार्ड भी आ चुका है यूपीएससी का। तो अब तो भैया एग्जाम के चांसेस और बढ़ जाते हैं 4 अक्टूबर 2020 में। तो तैयारी अपनी और बढ़ा दीजिए, सीरियस हो जाइए दोस्तों। कीप लर्निंग, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट, मिलता हूं बहुत जल्दी।